आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। बरेली के पास एक छोटा सा जिला है बदायूं। बीरेंद्र की वहाँ पाइप की फैक्ट्री थी और घर बरेली। 3 भाइयों में सबसे बड़ा बीरेंद्र मेहनती जुझारू और बड़े सपनों का शौकीन था। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लग्जरी लाइफ जीने वाला बीरेंद्र स्वभाव से बेहद सज्जन और संस्कारी भी था। अपने दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई से लेकर उन्हें सेटल करने तक की सारी जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाई थी और अपनी जिम्मेदारी में जद्दोजहद से लगा रहा। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बीरेंद्र की पत्नी बेहद सुंदर थी और सुशील भी। बीरेंद्र 2 प्यारे बेटों का पिता था। इसके साथ ही उसके माता पिता खासे संपन्न थे। पिता एक कंपनी में इंजीनियर पद से रिटायर थे, तो घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सब बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से चल रहा था। बस कभी कभार बीरेंद्र की अपनी पत्नी से थोड़ी कहासुनी हो जाया करती थी, वो भी मॉडर्निटी को लेकर। कोई ख़ास बात नहीं थी जो आम तौर में पति पत्नी के बीच हो जाया करती है। दरअसल बीरेंद्र की पत्नी सुधा बेहद सीधी, सरल और घरेलू महिला थी। उसे फैशन की ABCD भी नहीं आती थी। बावजूद इसके वह बहुत खूबसूरत लगती थी, एकदम सिंपल रहती थी। एक कुशल गृहिणी, पत्नी और माँ के रूप में सभी उसे बहुत पसंद किया करते थे। अपने कर्तव्यों का निभा जहाँ सुधा पूरी निष्ठा से करती थी, वहीं बीरेंद्र भी कहीं पीछे नहीं रहता। लेकिन अचानक एक दिन उस घर में भूचाल आ गया। रोज की तरह बीरेंद्र बरेली से बदायूं अपनी फैक्ट्री गया था। रोज वह रात 8 बजे तक वापस लौट आता था। कभी कभी काम ज़्यादा हो तो फैक्ट्री में रुक जाया करता था, लेकिन इसकी इत्तला वो फ़ोन से घर वालों को ज़रूर कर देता। उस दिन रात का 10 बज गया था। जब बीरेंद्र घर नहीं लौटा तो सबको फ़िक्र हुई और सोचा शायद आज फैक्ट्री में ज़रूरी काम होगा और वह रुक गया होगा। सुधा ने फ़ोन लगाया तो बीरेंद्र का फ़ोन ऑफ जा रहा था। फिर उसने फैक्ट्री में फ़ोन लगाया तो पता लगा कि बीरेंद्र तो शाम 5 बजे ही फैक्ट्री से निकल चुके हैं। अब चिंता की लकीर उभरना जायज़ था। बीरेंद्र के पिता और दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तरह से छानबीन शुरू की, मगर हर जगह से निराशा हाथ लगी। तरह तरह के बुरे विचारों ने आना शुरू कर दिया था। सुधा तो घबराकर रोने ही लगी थी कि सबने समझाया बुझाया तो शांत हुई। दोनों भाई गाड़ी लेकर रात में ही बदायूं निकल पड़े। रात का 12 बज गया था, पर बीरेंद्र का कहीं कोई पता नहीं था। फैक्ट्री के हर बंदे से अलग अलग तरह से बात की गई कि कहीं जाने से पहले बीरेंद्र ने किसी को कुछ बताया तो नहीं था। हर तरफ निराशा मिलने के बाद वह रात में ही बरेली वापस लौट आए। रात भर घर में जागरण रहा। सुबह फिर ढूंढ खकोड़ शुरू हुई, मगर कहीं कोई पता नहीं लगा तो थक हार कर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। पुलिस अपनी तरह से काम कर रही थी। फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई, पर हो नहीं पाई। बैंक अकाउंट चेक किए गए तो पता लगा उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, मतलब बीरेंद्र ने कोई पैसा अपने अकाउंट से नहीं निकाला है। आखिर बीरेंद्र गया तो गया कहाँ? ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सुधा ठूठ सी बनती जा रही थी। उसने सबसे बोलना चालना कम कर दिया था। बस चुपचाप अकेले कमरे में बैठी बीरेंद्र की तस्वीरों को देखती और उनसे बातें करती रहती। बच्चे पापा को याद कर रोते और फिर भूल जाते और अपने खेल में लग जाते। समय गुजरता गया। उन्होंने कोई शहर, कोई मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, होटल नहीं छोड़ा। हर जगह ढूंढा। जो जहाँ बताता वहीं दौड़ पड़ते। इस तरह 10 साल गुजर गए।
मगर बीरेन लौटकर कभी घर नहीं आया। बच्चे बड़े हो रहे थे, वह पिता को भूल चुके थे। माँ बाप ने भी दिल पर पत्थर रख लिया था और दोनों भाई भी अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो चले थे। मगर सुधा कुछ नहीं भूली थी। उसने अपना जीवन रंगहीन कर लिया था। बीरेन के जाने के बाद वह कभी खुलकर नहीं हंसी। हाँ, हर साल करवा चौथ का व्रत ज़रूर रखती रही उसके लिए जो कभी लौट कर नहीं आया। अक्सर खाली समय में वो खिड़की पे बैठ जाया करती और बाहर तकती रहती। माता पिता ने भी कभी नहीं कहा कि तुम करवा चौथ का व्रत मत रखो। कहीं ना कहीं उन्हें भी एक उम्मीद और आशा थी कि शायद इस व्रत के प्रभाव से ही उनका खोया बेटा लौटकर ज़रूर आ जाएगा। आखिर एक दिन बीरेन के एक दोस्त का फ़ोन आया। वह दिल्ली किसी काम से आया हुआ था और एक रेस्टोरेंट में उसकी मीटिंग चल रही थी। उसने बताया कि उसने उस छोटे से रेस्टोरेंट में बीरेन को बैठे देखा है। उसने बीरेन को पहचान लिया और बात भी की। बीरेन सामान्य तरीके से बात करता रहा। हाँ, वह पहले की तरह लग्जरी कपड़ों में नहीं था। हुलिया भी काफ़ी ख़राब था और देखने में उसकी पोजीशन बहुत बदतर लग रही थी। जब उसने बीरेन से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है तो वह वहाँ से उठकर चला गया और एक ऑटो में बैठकर न जाने कहाँ गुम हो गया। उसने देखा कि महंगी गाड़ियों से चलने वाला साधारण से ऑटो में बैठकर कहाँ जा रहा है। उसने बीरेन का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह ऑटो कहीं भीड़ में गुम हो चुका था। परिवार आनन फानन में दिल्ली रवाना हो गया। दिल्ली जाकर उन्होंने बहुत ढूंढा। रेस्टोरेंट के मालिक से भी बात की, पुलिस की भी मदद ली, मगर नतीजा निलवटा सन्नाटा। इस तरह से दिन कटते गए। साल, 2 साल, 3 साल और पूरे 30 साल गुज़र गए, लेकिन ना तो बीरेन घर लौटे और ना सुधा ने उनका इंतज़ार करना छोड़ा। 30 साल के बाद दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। भैया अपने अपने परिवारों में सेटल हैं। बच्चों की शादी हो चुकी है, पत्नियां घर में आ चुकी हैं। माता पिता बेटे की आस में स्वर्ग सिधार चुके हैं। जीवन अपनी रफ्तार से तेज़ी से भाग रहा है, मगर सुधा आज भी वहीं खड़ी है, एक पत्थर की बुत बनी, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डिप्रेशन की मरीज बन चुकी है। दवाओं से उसका जीवन चल रहा है। बस जब तक जिद किया करती है दिल्ली जाने की, जहां उसका धोखेबाज बीरेन कहीं छुपा हुआ रहता है। किसके साथ कैसी ज़िंदगी जी रहा है किसी को नहीं पता। दुनिया गोल है, शायद लौटकर कभी टकरा जाए। इस उम्मीद में सुधा आज भी बैठी हुई है और एकटक दरवाज़े को तकती रहती है, बिल्कुल एक फ़िल्म के सीन की तरह। हाँ, एक प्रश्न मेरे मन में और सभी के मन में हमेशा उठता रहेगा कि लग्ज़री लाइफ का शौकीन बीरेंद्र इतनी बुरी दशा में आखिर क्यों रह रहा है। कौन सी ज़िंदगी वो जीना चाहता था जो उसे बरेली में नहीं मिली थी। आखिर वह जिंदा है तो कौन सी ज़िंदगी के लिए, कौन से सुख के लिए वो भटक रहा है। उसकी स्थिति इतनी बदतर क्यों है। उसके बाद भी उसने अपने अकाउंट से एक भी पैसा नहीं निकाला, ना उसे अपने परिवार की याद आई। क्यों जी रहा है वो ऐसी ज़िंदगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो पूरे परिवार को आज भी परेशान करते हैं। और सुधा आज भी एक ठूठ बनी उसी जगह पर खड़ी है जहाँ पर बीरेन उसे छोड़कर गया था। भावनाओं की गठरी से ये कहानी, सच्ची कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दरअसल उस परिवार से मेरा
एक गहरा रिश्ता है। जब ये सारी बातें मुझे उस परिवार की पता लगी तो मैंने सुधा को बहुत उखेड़ने की कोशिश की कि शायद कुछ बात पता लग सके उसके भीतर की। लेकिन आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी भावनाओं को भी आपके सामने खोल कर रख सके। वो बिल्कुल पत्थर बन चुकी है। एक औरत की इस दशा का ज़िम्मेदार सिर्फ वो वीरेंद्र है। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जो आज वहीं खड़े हैं, जिसका कोई जवाब किसी के सामने नहीं है। तो चलिए अब हम अगली कहानी में फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचती हैं, उनकी सच्चाई से आपका भी दिल दुखता है, टीस उठती है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपना एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप क्या राय रखते हैं वीरेंद्र के बारे में, सुधा के बारे में, ये ज़रूर बताइएगा। क्या सुधा को अपनी ज़िंदगी दूसरी शुरू कर लेनी चाहिए थी? क्या उसे वीरेंद्र का इंतज़ार करना चाहिए था? वीरेंद्र ने जो किया वो कितना सही और कितना गलत था? इन सभी सवालों की अपेक्षा मैं आपसे रखती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक इस दुख भरी कहानी से उभरने के लिए थोड़ा समय हम सबको चाहिए। चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि, राधे राधे।